नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू भूमि क्लासेस। मैं शिवम एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल भूमि क्लासेस पर। चलो भाई, अभी हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक पे, संविधान को लेकर डिस्कस चल रहा था आपके साथ। ठीक है, ज्यादा समय आपका नहीं मैं वेस्ट कराऊंगा। ठीक है भाई, संविधान को लेकर हम बात करते हैं आपके साथ। और संविधान में जो हमने स्टार्टिंग की थी वो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चल रहे संविधान को, और कहां से ले रहे संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है भाई, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर डिस्कस चल रहा था हमारा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ठीक है, और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने बताया था आपको कि हम इसमें जो कुल कानून पढ़ने वाले हैं उनकी संख्या कितनी है, 13। ठीक है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्टार्टिंग करने से पहले हम डायरेक्ट कानून पे जाने से पहले देख लें थोड़ा सा कि किस प्रकार से यहाँ से चीजें चली। हालांकि कुछ चीजें मैं कल आपको बता चुका था, लेकिन फिर भी एक चीज जान लें क्योंकि यहाँ से हमारे एग्जाम का डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक का और हमारे एग्जाम का डायरेक्ट संबंध है, तो इसलिए हम इसको बहुत ही बारीकी से टॉपिक को पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में मैंने बताया कि पहला जो कानून है वो क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था तो सबको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश सरकार, सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन के लिए आया था, रेगुलेट करने के लिए आया था। रेगुलेट मतलब उसको नियंत्रित करने के लिए आया था ये। ठीक है, तो लेकिन आया क्यों था, कारण क्या था, तो एक बार मैं बता दूं फिर आपको, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। अगर ये आपने समझ लिया तो इससे आपको आने वाले समय में जो भी एक्ट मैं बताऊंगा तो उसको लेकर कोई भी किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होने वाला। ठीक है भाई, चलो देखो क्यों आया था ये। तो सबसे पहले मैं एक बार लेके चलूं आप लोगों को, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं आज उसको पॉइंट टू द पॉइंट नोट करते जाएंगे सभी बच्चे। ठीक है, क्या हुआ 1764। 1764 में पहला पॉइंट है यहाँ पे 1764 बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। ठीक है, और इस बक्सर के युद्ध में, इस बक्सर के युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव की विजय, रॉबर्ट क्लाइव की विजय, रॉबर्ट क्लाइव की विजय। ठीक है भाई, और दूसरी ओर यहां पे जो त्रिगुट था, त्रिगुट, त्रिगुट का मतलब तीन गठबंधन था यहाँ पे। तीन गठबंधन में कौन कौन थे, तो एक अवध का नवाब है, एक अवध का नवाब, अवध का नवाब। दूसरी ओर यहां से बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। ठीक है भाई, और दूसरी ओर यहां पे मुगल शासक है, मुगल शासक, मुगल शासक। ठीक है भाई, तो हमने देखा यहाँ पर 1764 में जब ये युद्ध हुआ बक्सर का युद्ध, तो बक्सर युद्ध में एक और तो कौन है, रॉबर्ट क्लाइव की सेना है, और दूसरी ओर कौन है, त्रिगुट है। त्रिगुट में अवध का नवाब, अवध का नवाब कौन है, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। ठीक है भाई, और दूसरी ओर यहाँ पर बंगाल का नवाब कौन है, मीर कासिम, जो पहला नवाब था यहाँ पे बंगाल का, लेकिन उसको अपशब्द कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा मुगल शासक, मुगल शासक कौन है, शाह आलम सेकंड, शाह आलम, आलम सेकंड। ठीक है, और आप लोगों को यह भी पता होगा कि यहाँ पे इस त्रिगुट की क्या हुई, पराजय हुई। ठीक है, और इन पर जो जीत हासिल कर ली वो किसने कर ली, रॉबर्ट क्लाइव ने, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ठीक है, अब इस जीत के साथ ही, बक्सर के युद्ध के साथ ही, नेक्स्ट बक्सर के युद्ध के जीत के साथ ही अब यहां पे क्या होगा, 1765, और बात है 12 अगस्त। नेक्स्ट क्या होगा, 12 अगस्त, और 12 अगस्त की कब की बात है ये, 1765। 1765 में एक संधि हो जाती है, और इस संधि का नाम क्या हो गया, संधि का नाम है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। लेकिन वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या हो गया, प्रयागराज। तो प्रयागराज की संधि के नाम से बिल्कुल नहीं जानेंगे क्योंकि प्राचीन काल है, मतलब ये इतिहास की बात है। ठीक है, तो इसे इलाहाबाद की संधि के नाम से ही जाना जाएगा। तो इलाहाबाद की संधि कब हुई है, 12 अगस्त 1765 को, और किस युद्ध के बाद हुई है ये, तो ये किसी भी एग्जाम में दिखाई देगा आपको। ठीक है, कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, 12 अगस्त 1765 को। और एक बार फिर मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि जो भी पॉइंट मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ उसको साथ साथ नोट कर दीजिए, क्योंकि इसका संबंध आपके एग्जाम से डायरेक्ट होगा।
ठीक है, तो 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हो जाती है और इस इलाहाबाद की संधि के तहत, ठीक है, इस इलाहाबाद की संधि के तहत जो मुगल शासक है, मुगल शासक, और मुगल शासक का नाम क्या है, शाह आलम, शाह आलम, शाह आलम सेकंड। ठीक है, तो यहां पे मुगल शासक शाह आलम सेकंड से दीवानी प्राप्त कर लेगा। दीवानी, दीवानी का मतलब होगा कि यहां पर राजस्व वसूलने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। और कौन कर लेगा, रॉबर्ट क्लाइव। किस किस क्षेत्रों से कर लेगा, तो एक तो हो जाएगा बंगाल, मतलब कलकत्ता, दूसरा बिहार, बिहार के बाद तीसरा हो जाएगा यहां से आपका कलकत्ता, बिहार, और नेक्स्ट है उड़ीसा, उड़ीसा। ठीक है, तो अब इन 12 अगस्त 1765 की संधि के बाद मुगल शासक शाह आलम से, ठीक है, एक और दीवानी प्राप्त कर ली। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने प्राप्त कर ली, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है भाई, रॉबर्ट क्लाइव ने एक और दीवानी प्राप्त कर ली। किसकी, कलकत्ता की, बिहार की, और बिहार के साथ साथ किसकी, उड़ीसा की। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि राजस्व वसूलने का भी अधिकार किसको आ गया, रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो शाह आलम सेकंड था, इसको पेंशन पर छोड़ दिया, मतलब वार्षिक रेंट देने पर छोड़ दिया कि इतना तुम्हें वार्षिक रेंट दिया जाएगा, तुम वार्षिक रेंट रखो, बाकी इससे जो भी यहाँ से कोई जो भी मतलब दीवानी वगैरह वसूलनी है, वो सब वसूली कौन करेगी, अब तो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। ठीक है भाई, तो यहां से हो गया। अब एक चीज और जानने की क्वेश्चन यहां से बनेगा कि जब ये 1765 में दीवानी, एक तो दीवानी प्राप्त कर ली, और दूसरी ओर यहां पे 1765 में ही यहां पे बंगाल में लागू हो जाएगा द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन। ठीक है, 1765 में ही शुरू हो जाएगा क्या, द्वैध शासन, द्वैध शासन प्रणाली। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनेगा कि पहली बार भारत में द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो 1765 में प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। अब क्या थी ये दीवानी, अब ये द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, तो एक बार मेरे साथ यहाँ पे डिस्कस करो इस चीजों को। ठीक है, कि यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली क्या थी, तो द्वैध शासन, द्वैध शासन। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, द्वैध का मतलब क्या है, दोहरा शासन। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार, बिहार के साथ साथ कौन सा, उड़ीसा, उड़ीसा, इन तीनों का राजस्व वसूलने का अधिकार लिया किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, तो यहाँ पे बिहार, बंगाल में यहाँ पे एक दीवान नियुक्त किया गया। दीवान, दीवान का मतलब यह है कि जो राजस्व वसूलेगा, और एक दीवान की नियुक्ति यहां पर की गई। और यहां पर दीवान कौन था, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बंगाल में दीवान कौन नियुक्त किया गया था, जो राजस्व वसूलने का कार्य करेगा, और दूसरा बंगाल में कौन था, तो यहां पे मोहम्मद रजा खां, मोहम्मद रजा खां। क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि पहली बार द्वैध शासन प्रणाली के अंतर्गत बंगाल में किस व्यक्ति को दीवान के रूप में नियुक्त किया गया था, तो वो कौन था, मोहम्मद रजा खां। जबकि बिहार में कौन था, सिताब राय, कौन था, सिताब राय, सिताब राय। ठीक है, तो यहाँ पे एक दीवान, एक तो यहाँ पे एक दीवान हो गया, नियुक्त कर दिया, और दूसरी ओर क्या है, गवर्नर है यहाँ पे। तो कहने का मतलब द्वैध शासन प्रणाली का मतलब यह है कि यहां पर अब दोहरा प्रशासन होगा, दोहरा शासन होगा। दोहरा शासन का मतलब यह है कि अधिकार और दायित्व, दो शब्द बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, एक है अधिकार, एक मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, अधिकार। दोहरे शासन का मतलब है अधिकार, अधिकार एवं दायित्व, अधिकार एवं दायित्व जब दोनों अलग अलग कार्य करें, जब दोनों अलग अलग कार्य करें, तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है, द्वैध शासन या दोहरा शासन। अधिकार का मतलब यह है कि अधिकार किसके पास आ गए थे, यहाँ पे राजस्व वसूली का अधिकार किसके आ गया था, रॉबर्ट क्लाइव के पास।
रॉबर्ट क्लाइव के पास अधिकार आ गया था क्योंकि उसको दीवानी प्राप्त हो गई थी, ठीक है। जबकि इसकी जो दायित्व था, मतलब इस दीवानी को प्राप्त करने का जो कार्य करेगा वो कौन करता था? दीवान। तो अर्थात यहां पर क्या हुआ, इसको इनको दायित्व की पूर्ति हुई, लेकिन अधिकार नहीं था इनके पास। इसके पास अधिकार था लेकिन इसके पास क्या था? दायित्व नहीं था। तो इस प्रकार की जो प्रणाली स्थापित हुई वो क्या कहलाई? दोहरी शासन प्रणाली। दोहरी शासन प्रणाली। तो इतना याद रखेंगे कि दोहरी शासन प्रणाली को भारत में शुरू करने जो प्रारंभ किया है वो किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने। और दोहरी शासन प्रणाली के अंतर्गत इसने बंगाल में और बिहार में जिन दीवान को अपॉइंट किया है तो वो दीवान कौन थे? तो एक तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि एक दीवान कौन था यहाँ पे, तो एक तो इधर है यहाँ पे बंगाल में कौन है? मोहम्मद रजा खां है। और दूसरा यहाँ पे बिहार और में कौन है? सिताब राय है। सिताब राय बिहार और उड़ीसा में कार्य करेगा। तो ये दो दीवान नियुक्त कर दिए गए, ठीक है। और ये प्रक्रिया कब तक चलती रही? तो ये प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? जब तक ये बढ़ चलेगी 1765 से 1765 से ये चलती रहेगी 1772 तक। 1772 तक चलती रहेगी ये, ठीक है। लेकिन 1772 में फिर यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग आएगा। क्या आएगा? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग आ जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग। तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। द्वैध शासन को शासन समाप्त, ठीक है। द्वैध शासन समाप्त कर दिया जाएगा किसके द्वारा? वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। लेकिन यहां से लेकर यहां तक की क्या गतिविधि स्थिति रही तो उसको लेकर देखेंगे हम। और बात कर रहे हैं यहाँ पे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, क्यों रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्यों आखिरकार लाना पड़ा। तो इसमें देखो एक बार मेरे साथ चीजों को आप, ठीक है। क्यों लाना पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट? तो इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि दोहरी शासन प्रणाली से तात्पर्य क्या है। क्या था दोहरा शासन? तो मैंने बताया कि जब अधिकार और दायित्व दोनों अलग अलग कार्य एक साथ न रहकर अलग अलग कार्य करें तो ऐसी स्थिति को क्या बोला जाता है? द्वैध शासन प्रणाली या द्वैध शासन, ठीक है भाई। तो चलो अब इसमें क्या हुआ? 1765 में ही एक यहाँ पे एक घटना और घटित हुई। तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ? जब यहाँ पे दीवानी प्राप्त कर ली मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड से, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तो यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निजी व्यापारी थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारी थे, इन्होंने क्या किया? निजी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। निजी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। निजी व्यापार करना प्रारंभ कर दिया क्योंकि दीवानी प्राप्त कर ली थी, ठीक है। तो एक और क्या हुआ? एक और तो यहाँ पे ये जो निजी व्यापारी है, जो कंपनी के व्यापारी हैं, ये क्या हो गया? मालामाल हो गए। ये क्या हो गया? मालामाल, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर जो कंपनी थी वो कैसी होगी? वो घाटे की स्थिति में है, ठीक है। वो दिवालियापन के कगार पर है। किस पर है? दिवालियापन के कगार पर है, ठीक है। लेकिन दूसरी ओर जो कंपनी का निजी व्यापारी है वो कैसा हो चुका है? मालामाल। एक और कंपनी के पास जहां पे जो इसमें वर्कर्स हैं उनको वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन दूसरी ओर रॉबर्ट क्लाइव जैसा जो वहां पे गवर्नर है वो अपने आप में क्या हो चुका है? एक बहुत बड़ी मतलब कंपनी लगाने के फिराक में है, ठीक है। तो अब इस सारी हरकतें थी, अब ये किसके पास पहुंची? ये पहुंचे ब्रिटिश सरकार के पास। ब्रिटिश सरकार के पास कि भैया जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा भेजी गई थी, ठीक है, वो अब क्या है? दिवालियापन के कगार पर है, ठीक है। और कंपनी में व्यापक भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, ठीक है। तो अब इन सब पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए यहाँ पे एक कानून बनाया गया और वही जो कानून है क्या कहलाया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। तो मैंने बहुत ही बारीकी से आपको बता दिया रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था, तो इसके आने का कारण क्या था, तो आप लोगों को पता चल गया होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, ठीक है। तो क्यों लाया गया था? तो ये रेगुलेशन बनाने के लिए लाया गया था। किस पर? ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ईस्ट इंडिया कंपनी पर रेगुलेशन के लिए लाया गया था, ठीक है। अब इस कानून के तहत क्या क्या कार्य होगा और जो भी कार्य होगा वो उसका संबंध हमारे एग्जाम से डायरेक्ट होगा, ठीक है। तो अब देखिए इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या कार्य होगा। इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या क्या कार्य होगा भारत में, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे ब्रिटिश सरकार द्वारा
सरकार द्वारा। और सरकार कौन है? ब्रिटिश सरकार है, ठीक है, क्योंकि जो 1600 ईस्वी में स्थापना हुई है वो केवल और केवल किसकी है? एकमात्र कंपनी है, और कंपनी का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। सरकार तो कहां पे बैठी हुई है? ब्रिटेन में। उन्होंने, मैंने बताया था आपको कल वाली क्लास में, इससे पहले की क्लास में आपको बताया था कि जो भारत में व्यापार कर रही है वो कंपनी व्यापार नहीं कर रही, कंपनी सॉरी व्यापार कर रही है, कौन कर रही है? कंपनी व्यापार कर रही है, लेकिन किसके नाम से कर रही है? ब्रिटिश सरकार के नाम से कर रही है। लेकिन जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि व्यापार बढ़ता जा रहा तो उसे नियंत्रण स्थापित करने के लिए कानून लेकर आ गया, ठीक है। तो अब यहां पे मैं बता रहा था आपको कि अब क्या हुआ इस कानून के तहत, क्या हुआ। तो पहला पॉइंट यहां पे मैं बता रहा हूं आपको, नोट करते जाना साथ साथ। तो यहां पे सरकार ने कहा, मतलब ईस्ट इंडिया, ब्रिटिश सरकार ने कहा, किसको कहा? ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा, क्या कहा कि अब तुम जो भी भारत में कुछ भी कार्य करोगे, भारत में क्या कहा? भारत में जो भी, और जो भी का मतलब क्या है? व्यापारिक, राजनीतिक